तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कर लिया था? रिफ्रैक्शन ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंगल कर ऑफ लिया था। डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह हमने कर लिया था। डन डन डन। टॉपिक वाला खत्म हो गया था। ओके, डन भाई डन। चलो फिर लेट्स प्रोसीड। एक बार ये देख लो मैंने आपको क्या क्या बताया था भाई। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और मैंने आपको कहा था कि इसमें मेनली एक ही चीज याद रखना कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेवलेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड? इनवर्स। भाई बिल्कुल। तो यार मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारे प्रिज्म पे कोई भी व्हाइट लाइट फॉल डाउन कर रही है तो बेसिकली हमारे 7 कलर्स फॉल डाउन कर रहे हैं। और अगर हमारे 7 कलर्स फॉल डाउन कर रहे हैं प्रिज्म पे, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ मैक्सिमम रेड की है और मिनिमम वायलेट की है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बिल्कुल इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? वायलेट का। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रेड का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा आ रहा है मतलब वो सबसे ज्यादा बेंड करेगी। तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन, एक तरीके से ये कह सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का सबसे ज्यादा आएगा और रेड का सबसे कम आएगा। मेन तो ये डिस्कस किया था हमने कि भैया इसलिए अलग अलग कलर अलग अलग डेविएशन शो कर रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, आई प्लस ई माइनस एंगल ए। और जहां पे एंगल ए का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। वेरी गुड साक्षी, R1 प्लस R2। वेरी गुड। और फिर मैंने आपको ये बता दिया था एक रिलेशन कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमने देखा था कि भाई जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है पहले हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलेगा। इसके बाद भैया जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन पे हमारे पास कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे थे? दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे थे। लेकिन एक अकेला एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा है जिसपे केवल एक ही एंगल आएगा। तो मतलब वो एक यूनिक एंगल होगा, एक सिंगल एंगल होगा जिसपे आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा। तो जैसे इसको मैं डिनोट कर देता हूँ I1 से, इसको डिनोट किया मैंने I2 से। तो हमारे पास दो एंगल आए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के। इसके बाद फिर हमने लास्ट क्लास में, मेरे को याद है ये किया था, मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेस लिखवा दिए थे कि अगर मैं मिनिमम डेविएशन की बात करूं, भाई मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन थी? R1 R2 R के इक्वल था। भाई वेरी गुड, कि हमारा एंगल R1 और एंगल R2 दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2R, या एंगल R को लिख सकते हैं A/2। और इस केस में एंगल I और एंगल E ये दोनों भी इक्वल होंगे। यस। तो हमारे पास इससे रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया था स्नेल्स लॉ यूज करके, साइन A प्लस डेल m/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। वेरी गुड। और फिर एक लास्ट मैंने कहा कि एक और केस मिल सकता है आपको थिन प्रिज्म्स का। थिन प्रिज्म्स का मतलब होगा कि हमारे पास जितने भी एंगल्स बनेंगे सारे एंगल्स बहुत छोटे एंगल, वेरी गुड, सारे एंगल्स बहुत छोटे एंगल होंगे। तो हम जहां पे भी साइन थीटा आ रहा है उसको हम थीटा में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज न्यू माइनस 1 इंटू ए। बस यहाँ तक शायद से हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। यस सर। बढ़िया। तो चेक करो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये एक प्रिज्म दे रखा है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म
अविनाश तुमने मेरे को, नहीं भाई मेरे को ऐसे देखी भी हुई थी, एक बार चेक कर लूंगा मैं। हमें भाई एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है दैट इज 30 डिग्री, और हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है दैट इज 1.414। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यहाँ पे कोई एक लाइट है जो इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखें जिससे ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले, और हमने इस वाले सरफेस को बना दिया है प्लेन मिरर। एक बार चेक करो, क्वेश्चन रिपीट करना है या समझ में आया है? रिपीट। रिपीट। भाई जैसे हमारे पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म का एक सरफेस मतलब जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया, मतलब हमने उसको प्लेन मिरर बना दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिकली हमने इसको बना दिया है प्लेन मिरर। अब हम क्या कह रहे हैं, इसका हमें एंगल ऑफ प्रिज्म भी गिवन है 30 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये लाइट रे कितने एंगल पे फॉल डाउन करे, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है जिससे कि ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले। अपना पाथ रिट्रेस करने का मतलब क्या है कि लाइट रे जैसे गई है वो वैसे उसी के अलोंग वापस आ जाए। आगे समझ में क्वेश्चन? यस सर, आ गया। चलो डन। लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। चलो ट्राई करो। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर ट्राई कर लेना। विनाशी तुमने सॉल्व किया या ऐसे ही बोला तुमने? भैया पहले कर रखा था इसलिए डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्या हुआ भाई, किसी के आंसर्स नहीं आए? देखा मैडम, आंसर सही है। चलो भाई आज सॉल्व करो। यार सबसे पहली बात, अगर कोई भी लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस तभी करेगी जब वो प्लेन मिरर पे या किसी भी मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर देगी। तो हमें एक चीज पता चल गई कि ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कब करेगी, जब वो इस प्लेन मिरर पे कैसे फॉल डाउन कर रही होगी, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे फॉल डाउन कर रही होगी। तो भैया इधर मैंने फॉल डाउन करा दिया 90 डिग्री पे, तो ये लाइट रे ने अपना पाथ फिर से रिट्रेस किया और ये इस तरीके से आ गई। अब इससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन पता चल गई। क्या इंफॉर्मेशन पता चल गई? अब थोड़ा सा अपने आप सोचो इस चीज को लेकर कि भाई क्या कहते हैं, आपका एंगल R1 और एंगल R2 कितना होगा। एक मिनट रुको प्लीज। सॉरी। हाँ तो मेरे को बताओ इस वाले केस में एंगल R1 और R2 की वैल्यू आपको कितनी कितनी पता चल रही है? 180। 180 कैसे हुई? 90। अरे वाह, अरे जीरो जीरो। जीरो, बिल्कुल सही। इधर देखो,
भैया लगता है आप डायग्राम भूल चुके हो, पहले थोड़ा सा डायग्राम रिकॉल कर। यार ये अगर हमारा प्रिज्म है, मैं आपको सारे एंगल्स मार्क करके बता रहा हूँ, आप चेक करना। ये हमारी व्हाइट लाइट रे फॉल डाउन करेगी, ये हमारा नॉर्मल, लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इस तरीके से कुछ, फिर से नॉर्मल आएगा और फिर लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये वाला एंगल हुआ करता था एंगल आई, ये वाला एंगल होता है एंगल R1, ये वाला एंगल होता है एंगल R2, और ये लास्ट वाला एंगल एंगल E। पहले चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं R2 क्या है, R2 एंगल ऑफ इंसिडेंसी है, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस। तो एक बात बताओ, इस वाले केस में वापस जाओ अपने क्वेश्चन पे, अगर लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करती है, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, अगर कोई भी लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0। भाई वेरी गुड, अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो मतलब ये नॉर्मल के बिल्कुल साथ साथ है, तो इधर तो एंगल आ ही नहीं रहा है कुछ भी। तो एंगल R2 की वैल्यू पता चल गई 0 डिग्री। अगर एंगल R2 की वैल्यू पता चल गई है तो हमें फॉर्मूला पता है एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री, R1 की वैल्यू आ जाएगी और R2 की वैल्यू 0। तो हमें एक चीज तो मिल गई कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे 30 डिग्री। एक बार चेक करके बताओ पहले, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। डन। अब बस काम क्या बचा भैया? अब काम बचा हमारे पास डायरेक्टली स्नेल्स लॉ यूज करके एंगल आई निकालना, वो निकल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ के हिसाब से भाई हम लिखेंगे साइन आई जो हमें फाइंड करना है अपॉन साइन आर जो 30 डिग्री है, ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, कट गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है 1.414, तो ये कितना होता है? रूट √2। टू। तो इसको आप लिखोगे √2। अब इसको सॉल्व करके बस मेरे को आई की वैल्यू बता दो, एंगल आई कितना आ रहा है? सर 45 आ रहा है। भाई वेरी गुड, तो अगर आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो एंगल आई आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, 1/√2। साइन इनवर्स, यस सर। बिल्कुल बढ़िया। एक बार सब लोग चेक कर लो सबको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है या नहीं। यस सर। बढ़िया बढ़िया। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया, चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म्स व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट की जगह बोल बता रहा हूँ, हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है जब हमारा प्रिज्म वाटर में प्लेस्ड है और जब हमारा प्रिज्म कहाँ प्लेस्ड है? एयर में प्लेस्ड है, विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है उसने। और हमें क्वेश्चन ने ये पहले ही बोल दिया कि हमें प्रिज्म किस टाइप का प्रिज्म दे रखा है, थिन प्रिज्म दे रखा है, बस यही इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमें ये रेशियो कैलकुलेट करके बताना है कि ये रेशियो कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। एयर का आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 3/2। तो देखो एक बार सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, एक बार आप चेक करके बता दो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यस सर, आ गया। डन, बढ़िया।
डेल्टा मतलब यू माइनस वन, बिल्कुल नहीं, अब तो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, सारे एंगल छोटे अज्यूम करने के बाद ही हमारे पास ये फॉर्मूला आया था कि डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। थिन प्रिज्म के लिए केवल एक यही फॉर्मूला है जो आप यूज करना है, या तो स्नेल्स लॉ या फिर ये। आप शायद से भूल रहे हो, मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ पहले भी कि भाई जहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है किसी भी फॉर्मूले में, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लास्ट 1 मिनट और लो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। करवाना है या हो रहा है? हो रहा है सर, रुको। ठीक है भाई, चित्रांश कर रहे हो सॉल्व? यस सर। ओके नीरज तुम? बढ़िया। अविनाश मार खानी है तुमने, क्वेश्चन रिपीट कर दो। सो रहे होते हो अब तक? दीपिका आपका आंसर सही नहीं आ रहा। चलो सॉल्व करते हैं भाई। याद रखो, मैं आपको ये फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स में अगर कहीं पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है, राधिका सही है आपका, कहीं पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब जैसे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का है। किसके रिस्पेक्ट में? अभी एयर के रिस्पेक्ट में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ये कट के सिर्फ म्यू माइनस वन इंटू ए फॉर्मूला है। तो यही करना है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल डब्ल्यू, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ वाटर। तो हमारे पास आएगा न्यू पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस वन इंटू ए। इसको अभी हाथ के हाथ सॉल्व भी कर लेते हैं भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमें पता है 3/2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3 माइनस वन, तो 9/8 माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/8। 1/8। ठीक है, अब सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ एयर। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस वन। तो ये हो जाएगा बस 3/2, एयर का 1 ही है, माइनस वन। तो 3/2 माइनस वन कितना होता है? 1/2। तो 1/2 ए। तो यार अब आपको डिवाइड करना है इस इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एयर इज इक्वल्स टू 1/8 ए, और इधर इसका है 1/2 इंटू ए। ए कट गया, 2 और ये कट गया, तो फाइनल आंसर इज 1:4। 1/4। बिल्कुल 1:4। हो गया, बड़े आगे। यस सर। चलो क्या, तो ये हमारा, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर प्रीवियस लाइन डाल दो। स्लाइड
जैसे कंप्यूटर बता रहा यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, नेक्स्ट करिए। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड हुई है। यस सर। हाँ पूछो अविनाश, क्या डाउट है? अविनाश ये तुम्हारा डाउट है? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर करता हूँ। मैं तुम्हारा खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। यस सर, हो गया। हो गया, चलो डन। अरे उसका नहीं हुआ था ना भाई मैडम। चलो अब मैंने आपको बोला था कि भैया एक ही चीज बची है, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या भैया आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खुद से पढ़े थे या नहीं? पढ़े थे। यस सर। नो सर। अरे वाह सर पढ़े थे। अविनाश, तुमसे तो उम्मीद यही थी। अरे वेरी गुड। ऑप्टिकल, हाँ बढ़िया बढ़िया। बस इतना याद रखना एक चीज कि मेन क्या है, हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे के सारे कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो भाई याद रखना हमारे सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नीफाइंग पावर पे वर्क करते हैं। जहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर? राधिका ने पढ़ा था सर, इससे पूछो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तुमने तो पढ़ रहा है ना, तो लाओ बताओ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। बस हो लिया भाई। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। आपने याद कुछ भी नहीं किया, चलो इधर लिख लो भाई। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज divided by angle subtended by the object when both are placed at the same distance. When both are placed at same position या same distance. समझाना स्टार्ट करूं? यस सर। चलो डन। आओ भैया समझने की कोशिश करो। यार बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जैसे हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल सामने से देखूं तो मेरे लिए बहुत क्लियर चीज है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी है हमारे पास, इमेज बड़ी है, इनलार्ज्ड। लेकिन भाई अगर मैं ऐसे देखूं कि ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कोई इमेज है, तो यार मेरी आंखों के पास कौन है, मेरी आंखों के पास ऑब्जेक्ट है। और हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नियर टू आईज होगा तो चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मेरे को हमेशा इमेज से बड़ा ही नजर आएगा। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है या रिपीट करूं? रिपीट रिपीट रिपीट। यार मैं कह रहा हूँ सपोज कोई भी दो चीजें लो, जैसे सपोज ये दो फिंगर्स ले लो भाई। अगर मैं इन फिंगर्स को साइड से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये दोनों फिंगर सेम है, सेम साइज की है, या इनमें से अगर कोई छोटा बड़ा होगा तो मैं इजीली बता सकता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, भले ही इन दोनों का साइज सेम हो, लेकिन एक को मैं बिल्कुल आंखों के क्लोज रख रहा हूँ और एक को मैं आंखों के पीछे रख रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जो भी चीज आपके आईज के क्लोज होती है वो आपको हमेशा बड़ी दिखाई देगी। क्या ये समझ में आया? यस।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा होता है एंगल्स की वजह से। भाई अगर आप देखो कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है आइस पे, तो इस एंगल को हम लिखेंगे अल्फा से, कि आइस जो एंगल बना रही है आइस, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है आइस पे वो है हमारे पास अल्फा। लेकिन इमेज इमेज जो एंगल बना रही है वो क्या बनाएगी? उसको हम डिनोट करेंगे बीटा से। अब इस वाले डायग्राम में नोटिस करो, इस वाले डायग्राम में भैया हमारा एंगल अल्फा और बीटा ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं। Yes, sir. यस सर। अगर दोनों एंगल सेम आ रहे हैं तो पता है इस बंदे को, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के हैं। लेकिन मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया, क्या उसके हिसाब से दोनों सेम साइज के हैं? No, No, sir. sir. तो ये सब फर्क पड़ता है कि कौन पास है कौन दूर है, उसकी वजह से एंगल चेंज हो जाता है। और उसकी वजह से हमें ये एक तरीके का इल्यूजन होता है कि हमें छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देगी जो हमारी आंखों के पास होगी, और जो हमारी आंखों के दूर है वो चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो लेकिन फिर भी मेरे को कैसे दिखाई देगी? छोटी ही नजर आएगी। तो यार ये तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि सच में क्या हमारी इमेज इनलार्ज हुई भी है या नहीं हुई? ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग जगह पे नहीं रखते। इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को सेम जगह ही रख देंगे। अगर मैं दोनों को सेम जगह रख रहा हूं, अब मैं चेक करूंगा किसने एंगल बड़ा बनाया और किसने एंगल छोटा बनाया। तो भैया हम देख रहे हैं साफ अब कि हमारे ऑब्जेक्ट ने एंगल छोटा बनाया है और हमारी इमेज ने जो एंगल है वो बड़ा बनाया है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि भैया इमेज कैसी है, इमेज अब की बार इनलार्ज है। तो ये हमें एक एग्जैक्ट रिलेशन बता पा रहा है कि भैया हाँ इमेज इनलार्ज है। तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा है मैग्नीफाइंग पावर का, कि भैया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज divided by angle subtended by the object when both are placed at the same distance। चलो यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो और कोई डाउट है तो पूछो। हो गया सर। ओके एक मिनट। नो सर, न्यू है सर। हो गया सर। हो गया, चलो भैया बढ़िया। सर अब बस यही काम हमें करना है। अब एक मुद्दा ये आया, सॉरी, कि यार ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को प्लेस कर रहे हैं एक साथ, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए भैया जिसपे हम ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम जगह प्लेस कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी हम कोई सा भी डिस्टेंस ले लेंगे। तो याद रखना ये डिस्टेंस होगा हमारा नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। और भैया इस नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। भाई वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। तो याद रखना हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना रहे हैं वो इमेज हमेशा डी पे बने। इमेज डी पे बनेगी, फिर वहीं पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और दोनों का एंगल चेक करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इधर आपका जो ये इमेज डिस्टेंस है कि हम भैया हम हमेशा इमेज किधर बनाने की कोशिश करेंगे, इधर इमेज डिस्टेंस ही हमारा नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन होगा, जिसको हम कैपिटल डी या फिर 25 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। तो यार एक बार बताओ, मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस, क्या फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस का? सारे फॉर्मूले बताओ जरा। सर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और So v into 1 over v minus 1 over z. ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था v by u। यस सर। और कौन कौन से फॉर्मूले हैं?
HI upon HO. एच आई अपॉन एच ओ और F minus V upon F. वेरी गुड एफ माइनस वी अपॉन एफ, जिसको आप चाहे तो लिख सकते हो 1 माइनस वी बाय एफ, और Sir, एक था एफ F डिवाइडेड upon बाय F एफ plus प्लस U. यू। ठीक है, तो Yes, यही sir. चीज हम इधर भी कर रहे हैं, ये चीज हम इधर भी कर रहे हैं। भाई हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। भैया अभी मैंने बताया इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टिंक्ट विजन के बराबर होगा, तो हम फॉर्मूला लिख देंगे डी बाय यू, U. डी अपॉन यू। ठीक है, जहां पे यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। लेकिन अब एक ध्यान दो चीजों को, ये मेरा लेंस है, जैसे हमारी आईज का लेंस, हमारा ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में प्लेस्ड है और इमेज भी लेफ्ट में प्लेस्ड है। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, Neg. नेगेटिव में। बिल्कुल सही। तो इधर मैं इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में लूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में लूंगा, अल्टीमेटली कट ही जाएगा। तो इसलिए अब इसमें याद क्या रखना है आपको कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है m अल्फा इज इक्वल टू डी बाई यू, इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये साइन कन्वेंशन यूज करके ही लिखा है कि दोनों में नेगेटिव आए थे और दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। Yes, sir. ये क्या, ये चीज क्लियर हुई या रिपीट करना है कि इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना? Clear है sir. वेरी बढ़िया। अब यही वाला फॉर्मूला और यूज करो। दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं मैग्नीफाइंग पावर के, एक तो डी अपॉन यू, ये किसके टर्म्स में है, ये है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन हम एक मेरे को फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो भैया मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा 1 Plus. माइनस वी की वैल्यू माइनस डी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी, और फोकल लेंथ तो इसका पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। F. तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, कंप्लीट करो और एक हो गया सर। हो गया sir. हाँ एक मिनट। कशिश रिपीट कौन सा करना है बताओ जरा। एम अल्फा से जो किया आपने। अच्छा ये वाला जो किया, ठीक है। Yes. कशिश देखो मैं सीधे सीधे क्या कह रहा हूँ, हमारे पास मैग्नीफिकेशन का पावर b बाई यू है। ठीक, तो मैं इसी चीज का बस कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ इधर हमेशा v क्या रखेंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, भैया v हम रखेंगे लीस्ट डिस्टेंट विजन, मतलब इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, नियर पॉइंट पे बननी चाहिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज इट इज। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया डी बाई यू, लेकिन ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में है। जब भी क्वेश्चन बोले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में कुछ कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे एम अल्फा। एम अल्फा का मतलब है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू डी बाई यू। सिमिलरली अब ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने सेकंड केस में, तो इधर v की जगह फिर से मैंने माइनस डी रख दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1 प्लस डी बाय एफ। ये किसके टर्म्स में है, ये फोकल लेंथ के टर्म्स में। एक चीज और याद रखना कि दोनों फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज कर ही ये फॉर्मूले आए हैं, तो दोबारा से साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। यस सर। गुड।
चलो तो भैया मेरा- ये, हाँ बोलो अविनाश। मैंने मैसेज किया था सर, आपको डाउट है? अविनाश तुम ही पूछ लो, सब सुन तो रहे हैं तुम्हें। नो सर, आप ही बताओ सर। अच्छा चलो इधर भैया एक चीज और, हमने ये जो भी फॉर्मूले मैंने बताए इसमें मैंने एक ही लेंस यूज किया है, केवल एक ही लेंस। तो ये फॉर्मूले किसके हैं भैया? ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के हैं, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में भी केवल एक ही लेंस होता है, तो याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप में भी केवल एक ही लेंस होता है। तो ये फॉर्मूले सारे के सारे एप्लीकेबल है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बस यही हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो भैया याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो लेंस होते हैं, दो लेंस। एक होगा हमारा ये वाला लेंस और एक होगा हमारा दूसरा लेंस जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, ये ऑब्जेक्ट है तो इट इज क्लोजर टू दी ऑब्जेक्ट, इसलिए ये वाला लेंस हमारा क्या कहला जाएगा माइक्रोस्कोप के? Objective lens. ऑब्जेक्टिव। और हमारा ये वाला लेंस आईज के पास होगा, मतलब हम Eyepiece. इस वाले, Eyepiece. बिल्कुल ये वाला लेंस हमारी आंखों के पास है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, तो इसलिए ये वाला लेंस कहलाया जाएगा आई पीस। दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमेशा बड़ा होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से, और टेलीस्कोप में उल्टा होता है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमेशा बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू आई पीस। Yes, sir. ठीक, चलो डायग्राम को समझो बताओ भाई। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। Focal तो length. मेरे को Yes. बताओ, अगर हम कभी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी और साइज कैसा होगा उसका? पीछे बनेगी और लार्ज हो गया लार्ज। तो भैया याद, तो भैया याद रखना हमारी इमेज यहाँ पर बियॉन्ड सी बनेगी और सी के पीछे, और ये इमेज इन्वर्टेड होगी और थोड़ी सी इनलार्ज होगी। तो देखो मेरा जो इमेज है वो ऑलरेडी थोड़ी सी बड़ी मैग्नीफाई हो चुकी है, ठीक है। हमारी जो इमेज है वो पहले से मैग्नीफाई हो चुकी है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी इमेज को दूसरे लेंस के लिए हम क्या बना देंगे? Object. ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन अब हम इन दो लेंस के बीच में डिस्टेंस इस हिसाब से सेट करेंगे कि जो ये इमेज है ये दूसरे वाले लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए। एक बार चेक करो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है या रिपीट करना है? मैं कह Repeat. रहा हूँ रिपीट, मैं कह रहा हूँ हमने भैया पहले तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट याद रखो कि अगर हम ऑब्जेक्ट कभी भी बिटवीन सी एंड एफ अगर रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड सी बनती है और वो इनलार्ज्ड बनती है। फिलहाल अभी इतना ही याद रखो। तो यही चीज मैंने यहाँ करी, मैंने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी सी के पीछे। ये सी किसका है? ये लेंस 1 का है, तो इसको C1 कर दो, F1 कर दो। ये जो C1 है ये लेंस 1 का है, तो इससे क्या हुआ, ये इमेज इनलार्ज बनी। अब यही इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। Object. लेकिन मैं इन दो लेंस को है ना चेंज करता रहूंगा, मतलब कहीं ना कहीं दूर या पास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो ये इमेज बनी है ये दूसरे वाले लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए। क्या ये समझ में आया आप क्या कर रहा हूं मैं यहाँ तक? सर ये जो अभी बताया ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये वाला उसका भी रीजन डालता हूँ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है भैया, हमारी जो इमेज है एक तो वो सेम साइड बनेगी, दूसरा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और तीसरा वो बहुत ज्यादा हाईली इनलार्ज बनेगी। ठीक है,
अब देखो Yes, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इमेज बन गई ना। अब मेरा काम क्या है भैया, सपोज जैसे इसका फोकल लेंथ यहाँ आ रहा है, लेंस 2 का फोकल लेंथ है ये, तो मैं क्या करूंगा, इस लेंस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा दूंगा। आगे शिफ्ट कराने से क्या होगा, इसका फोकल लेंथ इस इमेज के पीछे हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस yes, सर। sir. अब हमारी इमेज फोकल लेंथ और आई पीस के बगल में मतलब बीच में आ गई, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल इमेज है, याद रखना वो सेम साइड पे बनेगी। सेम साइड मतलब लेंस के लेफ्ट साइड ही बनेगी। अब आप चाहे तो यहाँ बनाना चाहो यहाँ बना दो, यहाँ बनाना चाहो यहाँ बना दो, यहाँ बनाना चाहो यहाँ बना दो, जहां आपका मन करे आप वहां बना सकते हो। बस होनी इस आई पीस के लेफ्ट में होनी चाहिए, बस यही शर्त है, आई पीस के लेफ्ट में होनी चाहिए। तो हम जान पूछ के क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में बना रहे हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सा वैसा बने। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई, देखो हमारा ऑब्जेक्ट भी टिल्टेड तो इमेज भी टिल्टेड, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई और हाईली इनलार्ज। अब एक बार चेक करो फिर से, ये इमेज 1 है और ये फाइनल इमेज है। Final. Yes, sir. सॉरी, एक बार यहाँ से चेक कर लो। यहाँ तक हो गया, बढ़ू आगे? यस चलो डन। अब मैंने आपको बताया था हम क्या चाहते हैं कि फाइनल इमेज हमेशा कहाँ बने, डी पे, डी पे नियर पॉइंट पे। तो बस यही काम करना है। अब दैट फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है यार, आपको याद है मैंने बताया था जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज किया जाता है तो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? भैया कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो यार, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज किया जाता है टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, height of image divided by height of object. भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस। तो इधर हमारे पास दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है आईपीस। तो इधर हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा MO इंटू ME। अब बस इन्हीं की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा MO। MO का मतलब होगा इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। तो ये है हमारा इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। चेक करो डायग्राम में समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, तो VO बाय UO इनटू, अब बात आई आई पीस की, इस वाले लेंस की, तो इसका फॉर्मूला तो पीछे से लिख देंगे 1 प्लस 1 D plus D over FE। बस हो गया हमारा फॉर्मूला खत्म। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर ये लेफ्ट साइड को है तो माइनस U नॉट नहीं आएगा। आप कह रहे हो कि ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए तो माइनस U नॉट आएगा, बिल्कुल माइनस साइन लगेगा, लेकिन फिर से मैं वही कह रहा हूँ इन सब में अच्छा, सब yes, sir. यूज Yes, किया sir. हुआ है, सारी चीजें यूज की हुई। सर डायग्राम में कैसे आई इमेजेस, ये सेकंड वाली? ये वाली सेकंड इमेज जो नीचे बनाई है, यस सर। क्योंकि देखो हमारी जो ये इमेज है वो दूसरे वाले लेंस के लिए, इस वाले आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस्ड है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस्ड होगा तो हमारी इमेज सेम साइड पे, तो ये मैंने इमेज बना दी सेम साइड पे। अब सेम साइड का मतलब है कि जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज आनी चाहिए। अब भैया आपका जहां मन करे आप वहां ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां आपका मन। बस शर्त यही थी कि सेम साइड होनी चाहिए। यस सर। हो गया सर। हो गया? तो चलो एक क्वेश्चन, सर अभी नहीं ठीक हुआ। है कर लो फिर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। भाई बस एक सारे डिस्टेंस मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये V नॉट ये U नॉट। सिमिलरली भैया ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेकिन किसके हिसाब से? आई पीस के हिसाब से। और ये D क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है आई पीस के रिस्पेक्ट में। तो ये U नॉट ये V नॉट ये UE ये VE।
इसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO, आईपीस का फोकल लेंथ FE। यस सर हो गया। हो गया सर। हो गया, चलो बस लास्ट। यार मेरे को बताओ, दो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब से। तो मेरे को बताओ लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला क्या लिखूं? दो लेंस के बीच का कितना डिस्टेंस दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? सर V नॉट प्लस भाई वेरी गुड। अगर मैं V नॉट प्लस UE कर दूं तो मेरे को हमेशा लेंथ ऑफ द ट्यूब मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे मॉड का साइन। मॉड का साइन इसलिए कि चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें तो वैल्यू को ऐड करेंगे तभी ये टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला याद रखना VO प्लस UE, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में शायद से काम आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट मतलब एक क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यस सर। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमें टोटल मैग्निफिकेशन गिवन है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, टोटल मैग्निफिकेशन हमें गिवन है दैट इज 20। और आईपीस का भी मैग्निफिकेशन गिवन है दैट इज 5। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, मतलब हमें लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रखी है। लेंथ ऑफ द ट्यूब है 14 सेंटीमीटर और डिस्टिंक्ट विजन हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। चेक करो एक बार पूरा क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करना है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है, उसके अंदर टोटल मैग्निफिकेशन दे रखा है। टोटल मैग्निफिकेशन कितना है? 20। और आईपीस का भी मैग्निफिकेशन दे रखा है। ये अभी मैंने यही तो बताया आपको, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? MO इंटू ME। तो मेरे को ME की वैल्यू दे रखी है 5, MT की वैल्यू टोटल मैग्निफिकेशन दे रखी है 20। लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला लिखवाया था अभी। लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, तो वो भी हमें दे रखा है दैट इज 14 सेंटीमीटर। डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू जनरली हम 25 लेते हैं, लेकिन इधर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लो। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो FO और FE पूछ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। थोड़ा सा ट्राई करो, कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा, लेकिन इसमें हाँ सोचने वाला रहेगा। F और FE निकालना।
पृथ्वी का फोकल लेंथ ऑफ आई पीस सही आ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 है। गुड। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश करो। या चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क ट्राई करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके चलो बढ़िया। साक्षी नहीं, फोकल लेंथ मतलब नियर बाय वैल्यू आ रही है। मैं आंसर बता देता हूँ भाई। आंसर है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ रहा है अप्रोक्सीमेट 2, मतलब वैसे तो उसमें एग्जैक्ट 2 दे रखा है, 2 FE5 एंड FO 2। चलो इसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ओके।